वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मैंने आपसे कहा था कि मैं इस दिशा सालियान वाले केस के ऊपर एक वीडियो कल बनाऊंगा। ऐसा मैंने 15 अप्रैल की सुबह बोला था कि शाम तक अगर हियरिंग हो गई तो मैं एक वीडियो इसके ऊपर फिर बनाऊंगा। दोपहर तक तो कुछ नहीं हुआ था, इसलिए तब तक मैंने वीडियो बना के आपको दिया था। अब उसके बाद में आज फिर प्रसंग बना है, इसलिए भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दरअसल ये जो केस है, इस केस में दो लेकुना हो गए। दो लेकुना अर्थात दो कमियां, जिसको कह सकते हैं, दो कमियां हो गई, जिसके कारण से हम ऑफेंसिव नहीं हो पा रहे हैं। इसमें डिफेंसिव तरीके से इस केस को लड़ना पड़ रहा है। इस केस को हम ऑफेंसिव तरीके से, आक्रामक तरीके से न लड़ते हुए सुरक्षात्मक तरीके से लड़ रहे हैं। और सुरक्षात्मक तरीके से लड़ने के लिए कई दफ़े धैर्य रखना पड़ता है। लड़ाई जुडिशरी की बेंच के आधार पर भी होती है। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। अरविंद केजरीवाल इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट में अभी लगभग अड़ गए, फिर उनके अड़ने से हुआ कुछ भी नहीं, कि मुझे इस जज से अर्थात मैडम स्वर्णकांता शर्मा जी की बेंच से न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये इस केस से हट जाए। यद्यपि ऐसा मानना ज़रूरी होता भी नहीं है, लेकिन केस में जज के ऊपर एक हल्का सा दबाव तो आ ही जाता है। लेकिन ये भी स्ट्रेटजी होती है, और यह भी स्ट्रेटजी वकीलों की ही होती है, जिसमें वे कई दफ़े क्लाइंट को बोलते हैं मैं नहीं बोलूँगा, आप बोलिए, आगे कर देते हैं। और आपको कानूनी पहलू के दृष्टिकोण से मैं बताना चाहता हूँ, आपको पता होगा संभवतः, और नहीं हो तो मैं बता रहा हूँ, ट्रायल कोर्ट में ये फैसिलिटी नहीं होती। अर्थात जो निचली अदालतें होती है, CJM कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनमें वकील के माध्यम से ही आप अपना केस पुटअप कर सकते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में संबंधित पीड़ित पक्ष स्वयं अपनी पैरवी खुद कर सकता है, या अपनी बात को खुद रख सकता है, अपनी प्रे खुद लगा सकता है। ये केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है, तो आपको स्पष्ट हुआ होगा। लेकिन यह भी वकीलों की एक स्ट्रेटजी होती है, एक योजना होती है, जिसके तहत वो जानबूझ करके कई बार क्लाइंट को आगे कर देते हैं। जब उनको लगता है क्लाइंट बात रख सकता है, अच्छे से रख लेगा, क्योंकि क्लाइंट के बात का जो सीधा असर होता है वो जज पर ज़्यादा होता है। ये भी कानून में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मानवीय पक्ष ऐसा है कि उसका असर निश्चित रूप से पड़ता है, क्योंकि ये जाता है कि ये एक कानून का जानकार नहीं है, लेकिन अपनी बात को रख रहा है, उसकी पीड़ा व्यक्त कर रहा है। कौन सी धारा में, कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में क्या है, वो मिलावट आप खुद ढूंढ लेना। मैं तो ये बात है जो रख रहा हूँ, ये बोलते हुए वो रख सकता। कोई भी 140 करोड़ में से कोई व्यक्ति हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रे रख सकता है, अपनी बात को सीधे रख सकता है, बिना किसी वकील का सहयोग लिए। 20 रुपये का एक अपना फीस जमा करके तो अपनी बात को रख सकता हूँ। बहरहाल अलग अलग 20 हो सकता, कुछ दिनों पहले की बात है, अब हो सकता है ज़्यादा हो गया हो, अलग अलग कोर्ट में अलग अलग भी रहता है। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर दो कमियां हुई। एक तो जब दिशा सालियान की हत्या हुई, उसके साथ दुराचार हुआ, तो उसके पिता सतीश सालियान जी ने ये मीडिया को बोल दिया। यद्यपि उन्होंने ये बात कोर्ट में नहीं बोली, लेकिन मीडिया के सामने उन्होंने ये व्यक्त कर दिया कि मेरी लड़की को बदनाम मत करो, उसकी तो दुर्घटना में मृत्यु हुई है, और गिर करके इस तरीके से उसकी मृत्यु हुई है, और अब उसको आप बदनाम मत करो। मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये बात मीडिया की वही कतरने, मीडिया का वही रूप पुलिस ने अपने काम में लेकर के, और जो धारा 74 के तहत केस को लेना
और उसको रफा दफा करना, जिससे पुलिस खुद ही FIR भी एक तरीके से कर लेती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट भी कर लेती है और उसका निपटारा करके कोने में पटक देती है। उस तरीके से हुआ, FIR तो हुई नहीं। सबसे दुखद पहलू क्या है, दिशा सालियान के केस में जो FIR होना चाहिए थी वो हुई नहीं, है ना। कितना आश्चर्य। ये है लेकुना, बड़ा ब्लंडर जिसको बोलते हैं, ये कानून का ब्लंडर है। और कारण ये कि आदित्य ठाकरे जिसने ये सब कर्म किए, उसके खिलाफ बोले कौन, गवाही कौन देगा, सबूत कौन रखेगा, FIR कौन करेगा। जिसको FIR करना है वो खुद ही मीडिया में बोल रहा है कि मुझे कोई शिकायतें नहीं है, मेरी लड़कियों को बदनाम करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा। यही सतीश सालियान। ये बात अलग है कि वही अब कह रहे हैं कि मैं डर के मारे ऐसा सब बोला था, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार थी, आदित्य ठाकरे खुद मिनिस्टर था और डर के मारे, और कोरोना का वो समय था, मैंने इससे डर के मारे बोला, मीडिया ने मुझे ऐसा बोला। ये सब मीडिया के लोग भी मेरे पीछे लगे हुए थे और साथ में उस समय की तत्कालीन जो मुंबई की महापौर है वो भी आकर के मुझे एक तरीके से यही बोल करके गई कि ऐसा बोलना है। तो मेरे चारों ओर वातावरण ऐसा था कि मुझे ऐसा बोलना है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। मुझे इसका खेद है कि मैंने ऐसा बोला, लेकिन मैंने ऐसा बोला, यद्यपि कोर्ट में नहीं बोला था। दो चीज़ें समझिएगा, FIR दिशा सालियान की मौत पर हुई ही नहीं, ठीक है। जो या तो माता पिता करते, कोई तीसरा पक्ष करता तब भी होता, न तो तीसरे पक्ष ने की न माता पिता ने की। वो दिशा सालियान खुद तो कर सकते नहीं, वो तो मर चुकी थी। तो एक बड़ा लेकुना ये रहा। दूसरा ये रहा कि इसमें एक लंबा पीरियड फिर जाने दिया, लंबा पीरियड फिर बीच में गैप हुआ आपराधिक केसेस में। यद्यपि ये बड़ा लेकुना नहीं है, वो तो कितनी अगर सबूत और गवाह हैं तो जो परिस्थिति जिन्हें साक्ष्य होते हैं वो है, और प्रथम दृष्टया दिख रहा है तो वो होता, उसी आधार पर तो ये पिटीशन एक्सेप्ट हुई है। तो मामला उसका नहीं है। अब क्या डर है, 15 अप्रैल को तो सुनवाई नहीं हुई, ये था कि 16, 17, 18 अप्रैल को हो जाए, तो हो गया 22 अप्रैल। अब डर ये है कि कहीं इसको वापस छुट्टियों से पहले उधर तक तो नहीं लेके चले जाएं, छुट्टियां खत्म उससे पहले एक आध तारीख लगा करके फिर आगे बढ़ा दें। तो ये डर जरूर है, लेकिन ठंडे करके खाने से जिह्वा नहीं जलती है। ठंडा करके खाएंगे तो इस केस में न्याय मिलेगा, न्याय तो मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैं वापस कह रहा हूं आपसे, पूरी ताकत से कह रहा हूं आपसे, आदित्य ठाकरे को फांसी होगी, क्योंकि इतनी प्रथम दृष्टया सबूत है। इससे ठंडे करके खाइए, ठंडे करके, ठंडे जरा जीवान जलेगी नहीं, है ना। तो लेकिन वो तो होगा। अब डर किस बात का, डर बात जो नीलेश ओझा जी, सतीश सालियान जो पिटीशन लेके गए, इनको डर नहीं। आदित्य ठाकरे को डर इस बात का है कि ये केस जैसे ही FIR की तरफ आगे बढ़ेगा कि केस ट्रांसफर यहाँ से होकर के MP MLA कोर्ट में चला जाएगा। जो राहुल गांधी के केस में हुआ, हाई कोर्ट से MP MLA कोर्ट में गया, वहीं वो जो शिशिर विघ्नेश का ने जो राहुल गांधी के ऊपर लगाया विदेशी वाला मामला, तो केस आखिर हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वापस इधर ट्रायल कोर्ट पे भेजा, MP MLA कोर्ट में भेजा, और MP MLA कोर्ट में ही आखिर फिर वो डिसाइड हुआ। यद्यपि MP MLA कोर्ट ने एक दफे फिर पुश किया, लेकिन फिर वो आया वहीं पर और कहा कि आपको करना चाहिए था, अब करो FIR। तो दिक्कत क्या है कि ये केस बहुत, क्योंकि उसमें भी 6 महीने लगे। ऐसा नहीं हुआ कि MP MLA कोर्ट को डिसाइड करने पे 6 महीने सालों लग जाएंगे। 2 साल में तो इनको निर्णय देना रहता है, लेकिन वो विदिन 3 मंथ भी देना पड़ता है, कई दफे टाइम बाउंड रहता है
केस केस दर केस टाइमिंग अलग हो सकता है। तो अभी क्या डर मुझे लगता है, मुझे मेरा विश्लेषण कहता है कि आदित्य ठाकरे की जो पूरी ये चौकड़ी है, ये चौकड़ी इसमें डर रही है कि जैसे ही हाईकोर्ट मुंबई के द्वारा ये निर्देश होता कि एफआईआर क्यों नहीं हुई, ये सवाल तो कर लिया। ये सवाल तो 24 मार्च को जो हियरिंग हुई थी उसमें आ गया ना कि इसमें अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई, ये सवाल आ चुका है। और ये सब दर्ज हुआ है, ये सारी चीज़ें दर्ज हुई है प्रोसीडिंग्स में, केस की प्रोसीडिंग्स लिखी जाती ना, और इन्हीं सब प्रोसीडिंग्स के आधार पर फिर निर्णय बनता है ना। बेंच भी चेंज होती है तो प्रोसीडिंग्स तो वही जाती है ना वापस, प्रोसीडिंग्स तो जज पढ़ते ही है ना क्या कुछ होता रहा अब तक इस केस में। तो अभी मुझे लगता है कि ज़्यादा डर ये कि ये वहाँ से एमपी एमएलए कोर्ट में जाएं उससे पहले अगले हियरिंग जब भी होगी, इसलिए जैसे टाइम खींच रहे हैं, अगली हियरिंग जब भी होगी, भले वो और आज 22 अप्रैल आज चला गया, 23, 24 रविवार 30 अप्रैल तक जो भी हो, क्योंकि ये 15 मई तक नहीं खींच सकते, उससे पहले हियरिंग, और उस हियरिंग में एफआईआर के आदेश होंगे, और एफआईआर के आदेश होते ही ये केस चला जाएगा एमपी एमएलए कोर्ट में। एफआईआर के आदेश के साथ ही हाई कोर्ट भी उसको ट्रांसफ़र कर सकता है वहाँ से कि इसकी ये किया जाए, और इसकी हियरिंग एमपी एमएलए कोर्ट में, क्योंकि ये तो अपने आप में फर्जीवाड़ा चल रहा पूरा कि जो एमएलए है लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहा है कि मैं एमएलए हूँ। ये वो एक फर्जीवाड़े का केस अलग चलना चाहिए। यार तो गनीमत है कि ये लोग इस पर केस पुटअप नहीं कर रहे। तो अभी डर इस बात का है कि एफआईआर के आदेश के साथ ही केस एमपी एमएलए कोर्ट में चला जाएगा, और ये जाते फिर 3 महीने में डिसीजन लेवल पर आ जाएगा। मेरा आकलन ये कहता है। हो सकता वकीलों के अपने अपने व्यूज़ हैं, और इसीलिए अभी इसको और जितना ठंडा करके कोशिश कर रहे हैं, अवसर देने के, और तुम कुछ जो कर सकते हो तो कर लो, देश से भागना हो तो भाग लो। और मुझे लगता है कि भाग जाएगा, मुझे लगता है आदित्य ठाकरे भाग जाएगा, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल जेल में रहना पड़ा, छूट नहीं पाया। संजय दत्त को 5 साल जेल में निकालना पड़ा, निकल नहीं पाया। लालू यादव को 5 साल जेल की गट्टी पीसना पड़ी, निकल नहीं पाया। ये तो बड़े हैं, ऐसे कई एक उदाहरण है। तो कानून का हथौड़ा जब चलता है ना, तो राजनीति पुंगी बना के लोग बाग उसको पपैया बना देते हैं, कोई पता नहीं चलता। तब आपको फलाने बचा रहे हैं, न वो इम के बचा रहे हैं, न मुख्यमंत्री बचा रहे हैं, न मुख्य संतरी बचा रहे हैं, न वो थानेदार बचा रहा है, न वो एमटेकर बचा रहा है, न वो शिंदेकर बचा रहा है, न वो एकनाथ शिंदे बचा रहे हैं, न वो एकनाथ शिंदे ये कर रहे हैं, न देवेंद्र फडणवीस ये कर रहे हैं, न अमित शाह ये कर रहे हैं, न फलाना, न सब ये धरी की धरी रह जाएगी। जज के पास में इतनी ताकत होती है कि वो अच्छों का कचूमर बना सकता है। इसलिए धैर्य रखिए, जुडिशरी पे भरोसा करें। अभी जुडिशरी तमाशा बन गई हो ऐसा नहीं है, अभी भी संभावना है। जजेस को भी अपनी कुर्सी भी बचाना रहती है, न्याय देना पड़ता है, वरना उनकी कुर्सी जाने का खतरा भी रहता है। तो मुझे लगता है थोड़ा धैर्य धरें, और जो होगा बहुत अच्छा होगा। आपको वीडियो ठीक लगा हो नीचे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मैं बीच में आपको इस विषय पर बोला नहीं, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि कोई नया मेरे दिमाग में कानूनी पहलू आए और मैं आपसे बात करूं तो ठीक लगता है। मैं इस केस को लेके बहुत ईमानदार हूं, मैं बहुत चिंतित भी हूं और बहुत दर्द से भरा हुआ भी हूं। हम सब लगे रहें पर। भारत माता की जय।